दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाला भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक तरीके से प्रतीकात्मक रूप से समाप्त हो चुका है। उसका समापन हो चुका है महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में। राहुल गांधी ने इस देश के अंदर नॉर्थ से लेकर के साउथ तक और ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक तकरीबन 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय की है। और इस पूरे यात्रा के दौरान भारत जोड़ो यात्रा और प्लस भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इस पूरे यात्रा के दौरान इन्होंने लाखों लोगों के साथ चला है। हजारों लोगों से इन्होंने बात की है, उनके दुख दर्द पीड़ा को सुना है, समझा है और साझा किया है। जब इस यात्रा को लेकर के मैं सोच रहा था तो मुझे इतिहास की एक यात्रा याद आ गई, जो कि एक ज़माने में सन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 12 मार्च से लेकर के और 6 अप्रैल 1930 तक महात्मा गांधी ने एक यात्रा निकाली थी, जो कि नमक कानून के विरुद्ध था। उसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार ने हिंदुस्तान के ऊपर जिस तरीके से एक बहुत ही आवश्यक चीज़, हर दिन उपयोग होने वाली चीज़ नमक के ऊपर कर लगा दिया था, उस कर को समाप्त करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी ने उस यात्रा को निकाला था, जिसको कि दांडी मार्च कहते हैं। देश के आम जनता के लिए वो यात्रा महात्मा गांधी ने उस वक्त में निकाला था। आज इस वक्त में 2024 में जब हम खड़े हैं, सेम काम राहुल गांधी ने किया है। उस वक्त में मैं एक और चीज़ का यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा कि उस वक्त में महात्मा गांधी ने देशवासियों से खुद को कनेक्ट करने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए कि मैं आप ही का एक अहम हिस्सा हूँ, उन्होंने अपने वस्त्र तक को त्याग दिया था। और उस वक्त जिस तरीके की गरीबी थी देश के अंदर, जिस तरीके से लोगों की आर्थिक स्थिति खराब थी, महात्मा गांधी एक धोती और हाथ में एक लाठी को लेकर के पूरे हिंदुस्तान के हर गांव में घूमे, वो जगह जगह पर घूमे, वो लोगों से मिला, उनको समझा और उन्हें न्याय दिलाने का काम किया। आज राहुल गांधी भी उसी तर्ज पर एक टी शर्ट और एक पैंट में पूरे देश को उन्होंने नाप दिया, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पूरब से लेकर के पश्चिम तक। ये जो यात्रा थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसकी शुरुआत मणिपुर से की गई और समापन महाराष्ट्र के अंदर की गई। ये अकस्मात नहीं है, महज कोइंसिडेंस नहीं है ये, बल्कि इसके पीछे भी एक ठोस वजह है। मणिपुर की स्थिति से पूरा देश क्या पूरी दुनिया वाकिफ़ है कि मणिपुर के अंदर किस तरीके से एक तरह का सिविल वॉर की स्थिति बनी हुई है। वहाँ पर अराजकता है, हिंसा है, अत्याचार है, अन्याय है, महिलाओं के साथ किस तरह के दुष्कर्म किए जा रहे हैं, इस चीज़ को पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन पूरी दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने उस चीज़ को नहीं देखा, और वो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी ने पूरी तरीके से मणिपुर को नज़रअंदाज कर दिया। वहाँ के लोगों के दुख दर्द और पीड़ा को उन्होंने समझने की कोशिश ही नहीं की, उसके तरफ ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। विपक्ष के नेता होते हुए भी उन्होंने इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के शुरुआत के लिए मणिपुर को चुना, ताकि वहाँ के लोगों को न्याय दिलाया जा सके, ताकि वहाँ के लोगों को
ये महसूस कराया जा सके कि हिंदुस्तान का एक नेता ऐसा है जो उनके दुख, तकलीफ, पीड़ा में उनके साथ खड़ा है, उनके साथ दे रहा है। और इसीलिए वहाँ से मणिपुर से इस यात्रा को शुरू किया गया, प्रारंभ किया गया। समापन महाराष्ट्र के अंदर हुआ। उसके पीछे भी एक मुख्य वजह है। महाराष्ट्र हिंदुस्तान की एक तरफ आर्थिक राजधानी है, तो दूसरी तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान के निर्माता, मुख्य शिल्पकार भारतीय संविधान की, उनका भूमि है महाराष्ट्र। और इसीलिए वहाँ पे इस यात्रा का समापन किया गया। दूसरी तरफ मुंबई के अंदर ही वो स्थल है धारावी, जिसको कि राहुल गांधी जी ने स्किल सेंटर कहा कि ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा स्किल सेंटर है। यहाँ पे एक से एक हुनरमंद लोग हैं। और इसीलिए इस यात्रा का समापन उस स्किल सेंटर में किया गया, उस अंबेडकर की भूमि में किया गया, जिसके द्वारा लिखे गए संविधान को आज की नरेंद्र मोदी की सत्ता समाप्त कर देना चाहती है, उसको ख़त्म कर देना चाहती है। मकसद था। दूसरी चीज़ कि इस पूरे यात्रा को अगर आप नोटिस करें, ऑब्जर्व करें, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो निकल करके सामने आती है। पूरे यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कभी भी किसी भी पब्लिक रैली में ये नहीं कहा कि आप लोग मुझे वोट दीजिए या आप लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए, कभी नहीं। और ना ही राहुल गांधी ने इस पूरे यात्रा के दौरान अपने दुखड़े रोए कि देखो मेरे ऊपर बीजेपी वाले किस किस तरह से प्रहार करते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी 24 घंटा देश के सामने रोते रहते हैं ना कि देखो देखो ये कांग्रेस वाले मुझे गाली देते हैं, विपक्ष वाले मुझे गाली देते हैं। राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। मतलब खुद को वो व्यक्तिगत लाभ लेने के पर्पस से इस यात्रा को नहीं किए, बल्कि इस यात्रा के दौरान उन्होंने क्या किया? इस यात्रा के दौरान उन्होंने उन तमाम मुद्दों को उठाया जो कि देश के अंदर वास्तविक मुद्दे हैं, जिन समस्याओं से जनता हर दिन रूबरू हो रही है, जिन समस्याओं को फेस कर रही है, उन्हीं समस्याओं को, उन्हीं की आवाज़ को राहुल गांधी ने उठाने का काम किया इस यात्रा के दौरान। चाहे वो कमर तोड़ महंगाई की बात हो, चाहे वो बेरोज़गारी की बात हो, जो कि इस देश में पिछले 30-40 सालों में सबसे उच्चतम स्तर पर बनी हुई है, चाहे आर्थिक जो असमानता है, जो गैप बना हुआ है अमीर और गरीब के बीच में, चाहे वो किसानों की आय के मुद्दा हो, जो बेरोजगार युवा हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, जिनका पेपर लीक हो जाता है, उनका मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, जीएसटी से परेशान जो व्यापारी वर्ग है, जो छोटे व्यापारी है, उनका मुद्दा हो। इन तमाम मुद्दों को उन्होंने अपने इस यात्रा के दौरान उठाया। और उससे भी बड़ी बात है कि एक जन जागरण का काम किया, है ना। मतलब लोगों को जागरूक बनाने का काम किया और उनको ये समझाने की कोशिश करी कि आप ये देखो कि हिंदुस्तान के अंदर किस तरीके से काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, और जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो किसके लिए काम कर रहे हैं, उसके दिमाग में किसका हित सर्वोपरि है, आपका यानी कि आम जनता का, या फिर मुट्ठी भर चंद बड़े बड़े उद्योगपतियों का। तमाम बिंदुओं को लेकर के उन्होंने जनता को, देश के लोगों को समझाने की कोशिश की, उनको जागरूक बनाने की कोशिश की।
जब ये यात्रा मुंबई में पहुंची, महाराष्ट्र में पहुंची, तो लोगों को संबोधित कर रहे थे और वहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही। उन्होंने समझाया वहाँ पर कि मूवमेंट जो है, आंदोलन जो है, वो कैसे शुरू होता है। एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल उन्होंने दिया गुजरात का, कि जब मैं गुजरात में था तो कुछ लोग व्यापारी वर्ग हमसे मिलने के लिए आए और एक दूसरा ग्रुप भी वहाँ पर था जो कि किसानों का था। उन्होंने ये बात बोली कि व्यापारी वर्ग को अपना तकलीफ़ तो पता है, मतलब कि जीएसटी के आने से, नोटबंदी के होने से किस तरीके से छोटे छोटे व्यापारियों को नुकसान हुआ है, इस चीज़ की खबर तो उन्हें है। लेकिन वही व्यापारी वर्ग किसान के तकलीफ़ों से दूर है। उसको एहसास नहीं है कि एक किसान को क्या तकलीफ़ हो रही है, और यही चीज़ जो है वो समस्या है। उन्होंने ये समझाया कि मूवमेंट तब तक खड़ा नहीं हो सकता है जब तक कि आप अपने साथ वाले व्यक्ति के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, जब तक कि आप अपने साथ वाले व्यक्ति के दुख, तकलीफ़, पीड़ा को आप नहीं समझ सकते हैं, जब तक कि उसकी आप रक्षा नहीं कर सकते हैं उसके दुख, तकलीफ़ से, उसकी पीड़ा से, तब तक मूवमेंट खड़ा नहीं हो सकता है। मतलब साफ है कि आपको अपनी पीड़ा को समझना है तो आपको अपने साथ वाले की पीड़ा को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, उसको प्रोटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप उसको प्रोटेक्ट करेंगे तो वो भी आपको प्रोटेक्ट करेगा, और इस तरीके से एक मूवमेंट खड़ा हो जाता है। और इस चीज़ को आप अपने जीवन में हर दिन देख रहे हैं। किसान आंदोलन करते हैं, उसमें देश का व्यापारी वर्ग नहीं जाता है। व्यापारी आंदोलन करता है, उसमें देश का किसान नहीं जाता है। शिक्षक आंदोलन करता है, बैंक का कर्मचारी उसमें नहीं जाता है। बैंक का कर्मचारी आंदोलन करता है, शिक्षक उसमें नहीं जाता है। एसएससी के पेपर देने वालों का जब पेपर लीक होता है और वो आंदोलन करते हैं तो उसमें बिहार टीचर के अभ्यर्थी उसमें शामिल नहीं होते हैं। जब बैंक वालों का पेपर लीक होता है तो उसमें पीसीएस के परीक्षा देने वाले छात्र नहीं जाते हैं। जब रेलवे का परीक्षा का पेपर लीक होता है तो उसमें दूसरे विद्यार्थी नहीं जाते हैं। जब बिहार के अंदर टीचर का परीक्षा लीक होता है तो उसमें रेलवे के विद्यार्थी, बैंक के विद्यार्थी नहीं जाते हैं। उनको लगता है कि मुझे क्या, मैंने तो एग्ज़ाम नहीं दिया है, और इसीलिए इसी चीज़ का फ़ायदा सरकारें उठाती है। तो यहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ी सीख दी है कि आपको सामने वाले का, जो आपके साथ है, जो आपका भाई है, जो आपका पड़ोसी है, उसके तकलीफ़ को समझना पड़ेगा। जब तक से आप उसके तकलीफ़ को नहीं समझेंगे तब तक से इस देश के अंदर कोई भी मूवमेंट खड़ा नहीं हो सकता है। इस देश के अंदर आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो सकता है। और यही मूल मंत्र है जिसको कि राहुल गांधी ने दिया। और ये कहाँ से वो सीखे, वो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ उनको कहीं किताब में मिली, नहीं। वो इस देश को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक नाप लिए हैं। लाखों लोगों से वो मिले हैं, हजारों लोगों से उन्होंने बात किया है, तब जाकर के वो इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं। इस चीज़ को, ये लाइन बोलने के लिए उन्होंने इतना दूरी तय किया है, तब जाकर के उनको ये तजुर्बा आया है, ये अनुभव आया है। इसीलिए कहते हैं कि राहुल गांधी होना आसान नहीं है। जिसने कि अपने जीवन में इतना फेल्योर देखा, 2014 का लोकसभा चुनाव हारे, 2019 का लोकसभा चुनाव हारे, और इस बीच में न जाने कितने राज्यों के अंदर विधानसभा का चुनाव हारे, कितना क्रिटिसिज्म फेस किया। एक पूरा तंत्र उनके पीछे लगा हुआ है कि किस तरीके से राहुल गांधी के पर्सनालिटी को डिफेम किया जाए, किस तरीके से इसको कमतर किया जाए।
बावजूद इन सभी चीज़ों के वो व्यक्ति लड़ता रहा। किसके लिए? इस देश के लिए। और उन्होंने एक और बात कह दी कि ये सबकी जिम्मेदारी है, ये सिर्फ राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इस देश के हर नौजवान की जिम्मेदारी है कि वो इस देश के लिए लड़े। बहुत बड़ी बात है। आज के समय में इस लेवल का एक पेशेंस होना है ना, इस लेवल का एक स्पिरिट होना, नहीं तो फिर क्या होता है, लोग कि अपने जीवन में एक असफलता क्या आती है, लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। यहाँ पर उन सभी लोगों को राहुल गांधी से सीखने की ज़रूरत है कि आपको किस तरीके से निरंतर प्रयास करते रहना है, तमाम चीज़ों की परवाह किए बिना। और ये सारा जो तजुर्बा है राहुल गांधी को जो आज मिला है, वो इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बदौलत मिला है। बहुत कुछ उन्होंने सीखा है इस यात्रा के दौरान, और वो खुद इस चीज़ को स्वीकार भी करते हैं। तो इस मायने में ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ये एक बहुत ही बेहतरीन पहल थी राहुल गांधी की तरफ से। और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास में इस यात्रा का नाम सुनहरे शब्दों में लिख दिया जाएगा कि एक व्यक्ति हुआ था 2024 में, 2023 में, उसका नाम था राहुल गांधी, जिन्होंने कि इस देश के अंदर पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक 10,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की थी और पूरे देश को जोड़ने का काम किया था। इस यात्रा का नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।